Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter Fundamental Rights, which is I think the 8th chapter from your 7th edition of Lakshmikant, which is the latest edition. आपके सामने जो अभी आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है वो एक्चुअली एमईए का पब्लिश डॉक्यूमेंट है, बट ऑब्वियसली हम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन, तो मैं चाहती हूँ कि आप उससे रेफर करें क्योंकि एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम देखने वाले हैं आर्टिकल 29. अभी हम शुरू करने वाले हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट. आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यहाँ पे बात चल रही है. तो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात चल रही है और आर्टिकल 29 का सब्जेक्ट मैटर क्या है वो डिस्कस करते हैं. Article 29 provides that any section of citizens residing in any part of India having a distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve the same. आर्टिकल 29 कहता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ पीपल, एनी सेक्शन ऑफ पीपल, सिटीजन्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम. तो सिटीजन्स जो है इंडिया में, जो कहीं भी रह रहे हो इंडिया में, अगर उनके पास एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो उनके पास ये राइट होगा कि वो इनको प्रोटेक्ट कर पाए, कंजर्व कर पाए. ये कहता है आर्टिकल 29(1). ठीक है, राइट? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? सेकेंड जो पॉइंट, अब आर्टिकल 29(2) सेकेंड क्लॉज की जब बात करते हैं तो सेकेंड क्लॉज ये कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन. सबसे पहले दो चीजों में डिफरेंस देखो. यहाँ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ नो सिटीजन, इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है. तो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस maintained by state or receiving aid out of state funds on the grounds of given below. ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई भी सिटीजन जो है उसे एडमिशन नहीं डिनाई हो सकता. कहाँ पे डिनाई नहीं हो सकता एडमिशन? ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि मेंटेन्ड हो, किससे? बाय स्टेट उसे मेंटेन कर रहा हो, मतलब स्टेट उसे मेंटेन कर रहा हो, या फिर वो स्टेट के फंड से उसे एड मिलता हो, फंड्स मिलते हो. किन ग्राउंड्स पे डिनाई नहीं हो सकता एडमिशन? सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे डिनाई नहीं हो सकता एडमिशन, और ये ग्राउंड्स है रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम. रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज. क्या यहां पे जेंडर दिया हुआ है? ठीक है, ध्यान दो कि क्या दिया हुआ है. किन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, किन बेसिस पे डिनाई नहीं हो सकता एडमिशन, वो ध्यान दो. ठीक है, इतना क्लियर है? तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर, उनको ये राइट होगा कि वो ये तीनों को प्रोटेक्ट कर पाए, कंजर्व कर पाए. और सेकेंड क्लॉज कहता है कि कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का, उसे ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटेन हो रहा हो स्टेट से या फिर इससे एड मिल रहा हो स्टेट से, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसे एडमिशन डिनाई नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी वन ऑफ देम. ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जो आर्टिकल 29 है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दे रहा है, प्लस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्शन दे रहा है. दोनों टाइप की माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमने लैंग्वेज की बात की ना, यहाँ पे कल्चर के साथ साथ स्क्रिप्ट की भी बात की है. ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है? इसके अलावा मुझे आपको एक और बात बोलनी है जो आपको समझना चाहिए. जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
इसका स्कोप बताता है, आर्टिकल 29 का स्कोप बताता है। और स्कोप को समझाते वक्त सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि क्योंकि आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो स्कोप है आर्टिकल 29 का, ये सिर्फ माइनॉरिटीज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि स्कोप ऑफ आर्टिकल 29(1) एक्सटेंड्स इवन टू मेजॉरिटी। इतना क्लियर है, राइट? सो सुप्रीम कोर्ट ने स्कोप बताया आर्टिकल 29 का, और आर्टिकल 29 का स्कोप बताते वक्त क्लॉज 1 में लिखे हुए एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो स्कोप ऑफ आर्टिकल 29 है, इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज, इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेजॉरिटी। ठीक है, स्कोप एक्सटेंड्स टू मेजॉरिटी एज वेल। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली, वो ध्यान देने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू कंजर्व लैंग्वेज जो है, ठीक है, राइट टू कंजर्व लैंग्वेज जो है, इसमें एक और चीज इंक्लूड होती है। राइट टू कंजर्व लैंग्वेज में क्या चीज इंक्लूड होती है? राइट टू कंजर्व लैंग्वेज में इंक्लूड होता है राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो राइट टू कंजर्व लैंग्वेज में इंक्लूड होता है राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसीलिए अगर कोई पॉलिटिकल स्पीच है या कोई प्रॉमिस है जिसमें लैंग्वेज के कंजर्वेशन की बात की जाए, उस स्पीच को करप्ट प्रैक्टिसेस में कंसिडर नहीं किया जाता है अंडर आरपीए एक्ट ऑफ 1951। क्या बोला मैंने? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 29 क्लॉज 1 को इंटरप्रेट करते वक्त कहा राइट टू कंजर्व लैंग्वेज में राइट टू एजिटेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज भी इंक्लूड होता है। इसीलिए जो पॉलिटिकल स्पीचेस है मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, it does not amount to corrupt practices under Representation of People Act 1951. I hope this is clear. Okay? Of course, when you're studying Lakshmikant, every word is important. आप समझ रहे हो, मैं आपको एक एक चीज स्ट्रेस करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे लक्ष्मीकांत रीड करते हैं एंड देन दे से इट्स नॉट, यू नो, इट्स नॉट एज इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। हर क्लॉज, हर कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनीवे आर्टिकल 30 पे आते हैं। ठीक है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज को की बात हो रही है, कौन से राइट्स की? टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसकी बात हो रही है आर्टिकल 30 में। ठीक है, ये जो आर्टिकल 30 है अगेन किन माइनॉरिटीज के लिए है? रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक, राइट? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटीज की बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, इसके लिए लेकिन ऑफ कोर्स कुछ कुछ चीजें यहां पर आपके लिमिटेशन से लेके हर चीज इसी के अंदर सब क्लॉजेस में दी हुई हैं। तो आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 1A जो है वो बोलता है इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन established and administered by minority referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed or determined under such law for the acquisition of property is such as it would not restrict or abrogate the right guaranteed under the clause. क्या मतलब है? आपको मैंने बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको एज अ फंडामेंटल राइट हटा दिया गया था, राइट? ये अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा था। किसकी वजह से? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से इसको हटाया गया था, राइट? यहाँ पे मेंशन्ड होगा शायद, ये रहा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 की वजह से राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब स्टेट
जो है आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सपोज कोई लैंड है जो कि एजुकेशनल, जो कि एक माइनॉरिटी के पास है, जो कि वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश या एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, राइट। तो सपोज एक माइनॉरिटी है, उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके पास ये लैंड है। गवर्नमेंट को इस लैंड की जरूरत है फॉर लाइक सम गुड पर्पस, राइट। और गवर्नमेंट जो है ये लैंड को खरीदना चाहती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है, ये क्लॉज ये बोल रहा है कि स्टेट शैल इंश्योर दैट द अमाउंट फिक्स्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट राइट्स गारंटीड अंडर क्लॉज 1। मतलब जो अमाउंट पे आप ये प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, आप उसको इस तरीके से खरीदेंगे कि ये जो राइट है, कौन सा क्लॉज 1 में जो दिया हुआ है, कौन सा, ये राइट, ये वायलेट ना होता हो माइनॉरिटी का। ऑब्वियसली एक्वायर आप प्रॉपर्टी उस वे में करेंगे कि आर्टिकल 31 जो क्लॉज 1 है, वो बेसिकली आर्टिकल 30 क्लॉज 1 की बात करियो, 31 नहीं, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो है वो एब्रोगेट ना हो, वो वायलेट ना हो, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके अलावा द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द ग्राउंड्स दैट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। मतलब क्या है कि स्टेट अगर ग्रांट कर रही है एड, ठीक है, स्टेट कभी कभी ग्रांट करती है ना एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इस एड ग्रांट करते वक्त जो स्टेट है वो कभी इंस्टीट्यूशंस में इस वजह से डिस्क्रिमिनेट ना करे। किन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना करे? कि वो मैनेजमेंट में आता है अंडर माइनॉरिटी, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक। जस्ट बिकॉज कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी माइनॉरिटी के मैनेजमेंट में है, उस वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय द स्टेट। इतना समझ गए आप? दिस इज क्लियर, राइट? दिस वाज आर्टिकल 30 क्लॉज 2, ठीक है। इतना क्लियर है। अब थोड़ा बहुत इसे समझने की और कोशिश करते हैं ताकि थोड़े आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि जो आर्टिकल 30 है, अभी हमने 29 का स्कोप देख लिया था कि मेजॉरिटी भी उसके स्कोप के अंदर आता है। आर्टिकल 30 का जो स्कोप है, इट इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज, ठीक है। इट डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन लाइक 29, ठीक है, राइट। लेकिन आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि हाउएवर द टर्म माइनॉरिटी, ये जो टर्म है, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इतना क्लियर है? ओके। ऑल्सो आपको समझना पड़ेगा कि जो आर्टिकल 30 है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है आर्टिकल 30? इट इंक्लूड्स राइट ऑफ माइनॉरिटी to impart education to its children in its own language. Impart education to its children in its own language. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 30 में एक और राइट इंक्लूड होता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में इम्पार्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, आप समझ गए ना, आर्टिकल 30 हमने पूरा पढ़ा, ठीक है। आर्टिकल 30 के सब क्लॉजेस भी हमने पढ़ लिए और हमने पढ़ा कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन, ठीक है, टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज, ये उनका राइट है माइनॉरिटी का। कौन सी माइनॉरिटी? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक,
ये इंक्लूडेड है आर्टिकल 30 में। ठीक है, ये समझ गए ना आप? इतना क्लियर है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस 3 टाइप के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से 3 टाइप के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं पता होगा आपको। फर्स्ट, जो कि रिकग्निशन सीक करते हैं प्लस एड सीक करते हैं फ्रॉम स्टेट। सेकंड, जो कि सिर्फ रिकग्निशन सीक करते हैं फ्रॉम स्टेट, ठीक है, एड सीक नहीं करते हैं। ठीक है। थर्ड है जो रिकग्निशन और एड दोनों सीक नहीं करते हैं फ्रॉम स्टेट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट दो हैं, जो रिकग्निशन सीक कर रहे हैं स्टेट से और एड सीक कर रहे हैं स्टेट से, और एक दूसरा वाला जो है रिकग्निशन सीक कर रहा है स्टेट से और एड सीक नहीं कर रहा है स्टेट से, ये दोनों टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट। ठीक है, रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट के सब्जेक्ट हैं ये, से सब्जेक्ट होंगे ये फर्स्ट और सेकंड, दे आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट। और ये रेगुलेटरी पावर किन चीजों पे आती है स्टेट की? सिलेबस, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, सिलेबस, प्रिस्क्रिप्शन, एकेडमिक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, ठीक है, टीचिंग स्टाफ का एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, एक्सेट्रा। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो फर्स्ट 2 टाइप की हमने अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखे, वो सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर है ऑफ द स्टेट। एंड रेगुलेटरी पावर किन चीजों में है स्टेट का? सिलेबस, प्रिस्क्रिप्शन में, एकेडमिक, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, एक्सेट्रा। जो थर्ड टाइप की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिकग्निशन और एड दोनों सीक नहीं कर रहे हैं स्टेट से, दे आर फ्री टू एडमिनिस्टर their affairs but subject to operation of general laws like contract law, labor law, industrial law, tax law, economic regulations and so on। मतलब क्या है, जो थर्ड टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफ कोर्स दे आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर ओन अफेयर्स बट सब्जेक्ट टू किस चीज से सब्जेक्ट है? जो जनरल लॉज हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, इनको वायलेट नहीं कर सकते, बट खुद से दे आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर ओन अफेयर्स। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है? अब एक हम इंपॉर्टेंट जजमेंट देखने वाले हैं और उसके थ्रू हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 30 को। ओके, इंपॉर्टेंट जजमेंट का नाम है मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस। ठीक है, मलंकारा सीरियन कैथलिक कॉलेज, एक्चुअली इट्स सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा सीरियन कॉलेज केस। ठीक है, 2006 में ये केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उसका एक समरी रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हम देखने वाले हैं। तो मलंकारा सीरियन कैथलिक कॉलेज केस 2006। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? लेट अस सी। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है द right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice comprises of the following rights। कौन सी rights हैं minorities के पास? देखते हैं। to choose governing body, खुद की गवर्निंग बॉडी चूज करना जिनमें उनका फेथ हो, कॉन्फिडेंस हो, टू कंडक्ट एंड मैनेज अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ये जो है राइट है माइनॉरिटीज का। ठीक है, आर्टिकल 30 में ये इंक्लूड होता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें ये राइट्स भी आता है, टू चूज देयर ओन गवर्निंग बॉडी जिनके ऊपर फाउंडर्स का और बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस हो, फेथ हो। ठीक है, सेकेंड कौन सा राइट इंक्लूड होता है? टू अपॉइंट टीचिंग स्टाफ, जिसमें हेड मिस्ट्रेस,
एक्सेट्रा भी इंक्लूड होती हैं, एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एज वेल। ठीक है, ठीक है। एंड ऑल्सो टू टेक एक्शन, एक एक्शन लेने की भी राइट उनके पास है। अगर ये जो स्टाफ है, ये डिरिलेक्शन होता है इनकी ड्यूटी से इनका, ठीक है, तो वो राइट भी इनके पास है। थर्ड राइट कौन सा है? टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ देयर चॉइस, अपनी चॉइस के एलिजिबल स्टूडेंट्स को एडमिट करना विद रीजनेबल फी स्ट्रक्चर। ठीक है, वर्ड रीजनेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू यूज इट्स प्रॉपर्टी एंड एसेट्स फॉर द यूज इट्स प्रॉपर्टी एंड एसेट्स फॉर बेनिफिट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मलंकारा सीरियन कॉलेज है, राइट, मलंकारा सीरियन कॉलेज है, कैथलिक कॉलेज केस था 2006 में, उसमें 4 राइट्स बताई सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि आर्टिकल 30 का पार्ट है। ठीक है, क्या बोला कि खुद की जो गवर्निंग बॉडी है वो चूज करने का राइट है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास, अपने टीचिंग स्टाफ को, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ को और उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का भी राइट है, अपॉइंट करने का और ऑफ कोर्स एक्शन लेने का, दोनों का राइट है। उसके अलावा एलिजिबल स्टूडेंट्स को, अपनी चॉइस के एलिजिबल स्टूडेंट्स को लेना और ऑफ कोर्स उनकी रीजनेबल फी स्ट्रक्चर डिसाइड करने का राइट है, और अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स को बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए यूज करने का भी राइट है। ठीक है, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। इतना क्लियर है? एक और चीज जो हम अभी पढ़ेंगे और उसके बाद आर्टिकल 30 आपका खत्म हो जाएगा, एंड आई थिंक दिस इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट आर्टिकल टू अंडरस्टैंड, बट इसमें निटी क्रिटीज बहुत सारी हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा लंबा जा रहा है, और कई बार लक्ष्मीकांत से लोग नहीं पढ़ पाते हैं इसको, इसलिए हम इसको थोड़े से अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, द राइट conferred on minorities under Article 30 is only to ensure equality। जो आर्टिकल 30 है वो माइनॉरिटीज को जो राइट दे रहा है, इट इज ओनली गिविंग दैट राइट टू इंश्योर इक्वालिटी। ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज भी मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस में बोला कि जो आर्टिकल 30 है वो इसलिए दिया गया है माइनॉरिटीज को ताकि इंश्योर कर पाए इक्वालिटी विद मेजॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी जितनी इक्वालिटी उनको ग्रांट करने के लिए। ठीक है, इसलिए नहीं दिया गया है आर्टिकल 30 कि माइनॉरिटीज को मोर एडवांटेजेस पोजीशन में रखा जाए देन मेजॉरिटी। ठीक है, तो यहां पे कोई रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, ये समझो। ठीक है, राइट, जो जनरल लॉज ऑफ लैंड है, लाइक रिलेटिंग टू नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, सैनिटेशन, टैक्सेशन एक्सेट्रा, ये सब कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि क्या यहाँ पे एम है? एम है टू इंश्योर इक्वालिटी विद मेजॉरिटी। एम ये नहीं है कि माइनॉरिटी को एक एडवांटेजेस पोजीशन में रख दिया जाए मेजॉरिटी के तुलना में। ठीक है, कोई रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यहाँ करने का एम नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो बोला कि राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट। ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें राइट टू मैल एडमिनिस्टर इंक्लूड नहीं होता। आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का और इसे एडमिनिस्टर करने का राइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैल एडमिनिस्ट्रेशन करें। इसलिए ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, रेगुलेटरी मेजर्स लग सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर है और उसका स्टैंडर्ड है वो एकेडमिक एक्सीलेंस को मेंटेन कर पाए। ठीक है, चेक हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे,
ठीक है, नेसेसरी टू इंश्योर कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंट है, साउंड है, ठीक है, और एकेडमिक नीड्स जो है इंस्टीट्यूशन को उसको फुलफिल कर रहा हो ये एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे चेक्स और बैलेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा कंसर्निंग वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, ये भी स्टेट जो है वो बता सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस फॉर सर्विस और बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो ये सब क्यों कर रहा है स्टेट? ये सब इंश्योर करने के लिए कि एक एफिशिएंसी मेंटेन हो, एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो, एक एक्सीलेंस मेंटेन हो, ठीक है। और रेगुलेशन स्टेट ये भी बना सकता है कि वो प्रिवेंट कर पाए एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। प्रिस्क्राइब कर सकता है, रेगुलेशन बना सकता है टू प्रिस्क्राइब सिलेबस एंड करिकुलम, ठीक है। और ये सब जो रेगुलेटरी पावर है स्टेट की, ये कहीं से भी इंटरफेयर नहीं करेगी विद आर्टिकल 30 क्लॉज 1। ये बोलना है सुप्रीम कोर्ट का, राइट? इतना क्लियर है? इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट बीइंग मेट, द अनएडेड minority educational institutions will have the freedom to appoint teachers, lecturer by adopting any rational procedure of selection। मतलब यह है कि subject to eligibility criteria and qualification, मतलब कि स्टेट ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है और क्वालिफिकेशन बताई है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको फुलफिल करने के बाद ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिन्हें एड नहीं मिल रहा हो फ्रॉम स्टेट, वो क्या कर सकते हैं? वो एक रैशनल प्रोसीजर बना सकते हैं अपना खुद का फॉर सिलेक्शन, ठीक है। मतलब क्या है, जो स्टेट एलिजिबिलिटी और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बता रहा है ऑफ टीचर्स एंड लेक्चरर्स को अपॉइंट करने के लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बता रहा है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है स्टेट, वो फुलफिल करने के बाद ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको एड नहीं मिल रहा हो स्टेट से, वो क्या कर सकते हैं? वो अपना एक रैशनल प्रोसीजर भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं फॉर सिलेक्शन, बट ये भी फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, फिफ्थ पॉइंट, जो ऑफ कोर्स 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने मलंकारा सीरियन कैथलिक कॉलेज केस में बोला, वो फिफ्थ पॉइंट है, एक्सटेंशन ऑफ एड बाय स्टेट डज नॉट ऑल्टर द nature and character of minority educational institutions. The conditions can be imposed by the state to ensure proper utilization of aid without, however, diluting or abridging the right under Article 30 Clause 1। मतलब क्या है कि अगर स्टेट जो है एड दे रही है एजुकेशन, ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, ठीक है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर स्टेट जो है वो एड दे रही है, इसकी वजह से इनका जो कैरेक्टर है या नेचर है ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वो चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टेट क्या कह सकती है, क्या कर सकती है? स्टेट जो है वो एक कंडीशन बना सकती है जिससे ये जो एड मिल रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। ऑफ कोर्स माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नेचर या उसका कैरेक्टर का चेंज नहीं होगा, भले उन्हें एड मिल रहा हो स्टेट से, लेकिन ये एड देते वक्त स्टेट जो है ऐसी कंडीशन लगा सकती है जिससे ये जो फंड है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। लेकिन ये सब करते वक्त, ये कंडीशंस बनाते वक्त स्टेट जो है किसी भी तरीके से आर्टिकल 30 क्लॉज 1 को वायलेट नहीं कर सकती, ठीक है। दैट इज इट। दिस वॉज आई थिंक
बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स मुझे लगता है वो बहुत ईजी होते हैं. दिस वॉज बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू मी फंडामेंटल राइट समझने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत इंट्रिकेसीज हैं. ठीक है, तो अगर आपको इतना ये समझ में आ गया है तो हाफ बैटल इज डन. लाइक यू नो अ लॉट, डोंट वरी. इससे ज़्यादा है ही नहीं आर्टिकल 30 में पता करने के लिए. आर्टिकल 30 और 29 इस बार पढ़ के जाना है, इम्पॉर्टेंट है. हिंदू में रोज आ रहा है तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पता होना चाहिए आपको. जो जितना मैंने पढ़ाया उतना पता होना चाहिए. ठीक है, उससे ज़्यादा है ही नहीं लक्ष्मीकांत में. ठीक है, और इसके बाद हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज शुरू करेंगे. यू आर डन. उसके बाद यू आर डन, दिस चैप्टर इज. उसके बाद कुछ बचा नहीं है इसमें. थोड़ा बहुत रिट्स एंड चीज़ें देख लेंगे और राइट टू प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत देख लेंगे और क्रिटिसिज्म देख लेंगे फंडामेंटल राइट्स का. ये सबसे बड़ा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है आपकी यूनिट 1 में. इसके बाद जो ऐसा ही बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आएगा वो होगा पार्लियामेंट. ये दो चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड पार्लियामेंट, बहुत ही अच्छे से करने हैं. ठीक है, करना तो सारा ही है बट ये दो चीज़ें हैं जिसमें मल्टीपल रिविजन्स रिक्वायर्ड होते हैं. ओके, ऑल द बेस्ट.